फिट बेटा, ये जो P&L अकाउंट की डेबिट साइड होती है ना, इसमें आप 11th क्लास में एक्सपेंसेस दिखाते थे सारे, सैलरीज, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर एंड मैनी मोर एक्सपेंसेस, लिस्ट गोज ऑन। 11th क्लास में हम ये बाइफर्केट नहीं करते थे कि P&L की डेबिट में जो खर्चे आते हैं उनके नाम क्या होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ कराया था। अकाउंटिंग रेशियोज़ में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ क्या क्या खर्चे आते हैं। तो बेटा, P&L की डेबिट में जो एक ख़र्चा आता है वो आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है। क्लियर हो गई बात? क्या आता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो आपका ये है आपका, मान लीजिए मैं अमाउंट वाली फ़िगर ले लेता हूँ ताकि बेहतर समझ में आए। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपये है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपका 20,000 है। आपको पता है फॉर्मूला भी आपने लिखा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो बताइए मेरे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है या नहीं? क्या आ जाता है मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। कितना? 80,000 आ जाएगा। मैं एक बता रहा हूँ, हम यहाँ लिखते नहीं हैं लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। 1,00,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80,000 आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं। मान लो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000। कितना गिवन है? 10,000। तो बेटा बताओ मुझे, जब इस 80,000 में से 10,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा 70,000 रुपये। कितना आ जाएगा मेरे पास? 70,000। आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, 1,00,000 में से 20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के माइनस और 10,000 रुपये नॉन ऑपरेटिंग के माइनस। तो 1,00,000 में से 20,000 गया, 10,000 गया तो कितना बचा? 70,000 रुपये बचा। तो मेरा नेट प्रॉफिट 70,000 आ गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको ये सब करके निकालना क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो निकालोगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आप क्या निकालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे ये बताइए, आपको गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये रहा। आपको चाहिए क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको गिवन है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट वही है जो हम कैलकुलेशन करके लाते हैं। तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे 80,000 रुपये की फ़िगर चाहिए, अगर मुझे 80,000 रुपये की फ़िगर चाहिए तो ये जो 70,000 का नेट प्रॉफिट है इसमें मुझे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ेगा। अगर मेरी नेट प्रॉफिट की फ़िगर 70,000 है तो मुझे ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000 का इसमें ऐड करना होगा ताकि मेरे पास 80,000 की फ़िगर आ जाए। यही वजह है हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने क्या करा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दिया। यही तो चीज़ है, इस नेट प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। क्लियर हो गई बात? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सारे एग्जाम्पल हैं। ये वजह होती है नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने की, ताकि हमारे पास सही नेट प्रॉफिट आ जाए। अब मेरी बात सुनिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हमारे बिजनेस की वजह से नहीं होते बल्कि दूसरी वजह से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का लार्ज स्केल पर, हल्दीराम ले लीजिए। हल्दीराम क्या करता है? स्वीट्स बनाता है, नमकीन बनाता है और रेस्टोरेंट भी चलाता है। तो ये जो हल्दीराम का स्वीट्स, नमकीन, रेस्टोरेंट जो चल रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन हल्दीराम ने क्या कर रखा है, बिज़नेस के अलावा बिज़नेस चलाने के लिए उसने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से लोन ले लिया तो ये बताइए उस पर इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, या हल्दीराम ने अपने क्या करे? डिबेंचर्स इशू करे। ठीक है, तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना है। तो बेटा ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो आपको है ना बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो सबसे ज़्यादा याद करने की चीज़ है वो ये हैं। इसे ऐसे याद कर लेना, डेप्रिसिएशन तो ऐड होगा।
अच्छा, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे लगता है और ये एमोटाइजेशन जो होता है ये इंटेंजिबल असेट्स पे होता है। और इंटेंजिबल असेट्स आपके सिलेबस में कौन सी हैं? गुडविल और पेटेंट्स। ये दोनों ही आपके नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो आपका आया है ये इंटरेस्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ये जो आइटम्स टू बी एडिड में आता है ना, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप चाहें तो आइटम्स टू बी एडिड लिखें यहाँ, या ये सेंटेंस लिख दें, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये शुरू के जो दो हैं इन्हें आप नॉन कैश एक्सपेंस कहेंगे। बाकी ये इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट को याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट। क्लियर है? अब ये आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। भाई ये लॉस है, नुकसान है, नॉन कैश एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन है, ये भी आपका नुकसान ही है, नॉन कैश एक्सपेंस में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे आपके क्या हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको ऐड करने होते हैं। क्यों ऐड करने होते हैं? रीज़न ये रहा, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें गिवन है नेट प्रॉफिट। ये देखिए ये नेट प्रॉफिट गिवन है, तो ये नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करके हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। क्लियर हो गई बात? अब बेटा यहाँ मैंने माइनस करा आइटम्स टू बी डिडक्टेड। ये बेसिकली आइटम्स टू बी डिडक्टेड का दूसरा नाम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होता है, जो यहाँ आता है क्रेडिट साइड में। क्या आता है? क्रेडिट में। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करे हैं तो इन्हें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। क्या करना होगा? मुझे इन्हें माइनस करना होगा, तभी जाकर मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा, के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो बेटा ये आइटम्स टू बी डिडक्टेड हम माइनस करेंगे। इसे याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये देखिए ये और ये आपको याद करने हैं। अगर लॉस ऐड हुआ है तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। ये तीनों चीज़ें आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद करना है। ये मैं आपको बताऊं, इनमें नॉर्मली क्या होता है, सारे तो इंटरेस्ट गिवन नहीं होते। ये आपका रेंटल इनकम बहुत कम क्वेश्चन में गिवन होती है, इंटरेस्ट और डिविडेंड ये भी बहुत कम होता है। हाँ, प्रॉफिट अक्सर आ जाता है या लॉस आ जाता है। तो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइटम्स टू बी एडेड ऐड करेंगे, आइटम्स टू बी लेस करेंगे, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बात ये? अब आप क्या करेंगे? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये फॉर्मेट है। और आपको ऐड क्या करना है? करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ और करंट असेट्स का डिक्रीज़। ये तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था कि आप जब ये लिखें हेडिंग, तो फिर आप बैलेंस शीट देखें जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, वहाँ देखें कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, जितने अमाउंट से इंक्रीज़ हुई हैं करंट लाइबिलिटी का नाम यहाँ और वो अमाउंट यहाँ। आपने देखा जी 3 करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, उनमें से एक ही इंक्रीज़ हुई है, उसका नाम आपने यहाँ लिख दिया। अब करंट लाइबिलिटीज़ को छोड़कर करंट असेट्स पे आ जाइए। करंट असेट्स में देखिए कौन सा डिक्रीज़ हुआ है, तो जो नाम है करंट असेट्स का वो लिखिए और जितना डिक्रीज़ हुआ है वो लिखिए। सारे अमाउंट को फिगर आउट करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, ये जो आपने यहाँ पर ऐड करा था, ठीक है, ये ऐड करा था, अब इसी का उल्टा लेस हो जाएगा। ऐड में करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज ऐड होता है, करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज लेस। वहाँ पर करंट असेट्स डिक्रीज ऐड होता है, यहाँ करंट असेट्स का इंक्रीज लेस। तो जो करंट लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई है नाम लिखिए अमाउंट, जो करंट असेट्स इंक्रीज़ हुआ है नाम लिखिए अमाउंट, जितने से डिक्रीज़ हुआ है और जितने से इंक्रीज़ हुआ है वो लिखना है आपको। तो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो बाकी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया कि हम क्यों ऐड करते हैं, क्यों लेस करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ इस पर। अब देखिए मैं वही असाइनमेंट आपके सामने ले लेता हूँ। जब तक ये सारी एडजस्टमेंट आप नहीं कर लेते तब तक आप कोई भी क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या हैं, कैसे होते हैं, तभी आप परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 एडजस्टमेंट, ये सरप्लस वाली और जर्नल लीजर वाली के बाद हम कौन सी लेते हैं।
चलिए मैं गुडविल की ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? गुडविल की एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। ये जो गुडविल है, अच्छा गुडविल का आपने कहाँ लिखा था? ये देखिए, एक तो ये गुडविल पेटेंट्स एमोटाइज आया था या नहीं? एमोटाइज का मतलब यहाँ पर ये होता है इफ़ डिक्रीजेस। मैं लिख देता हूँ इफ़ डिक्रीजेस। अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, आपका आइटम्स टू बी एडेड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो एमोटाइज का मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। और एक गुडविल यहाँ पर आपने फॉर्मेट में लिया था परचेज ऑफ गुडविल, तो वही चीज़ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए, गुडविल आपको, इसे मैं 3rd नंबर दे देता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, गुडविल आपको कहाँ मिलेगी? नॉन करंट असेट्स में यहाँ मिलता है। मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, यहाँ मिलता है। गुडविल आपको कहाँ मिलेगी? नॉन करंट असेट्स में मिलेगी, क्योंकि आपको पता है नॉन करंट असेट्स में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 3 चीज़ें गिवन होती हैं जो नई बैलेंस शीट है। एक तो उसमें टेंजिबल असेट्स होती हैं, इंटेंजिबल होता है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये नॉन करंट असेट जो हेडिंग है, इसमें आपको गुडविल नज़र आएगी, डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। गुडविल अगर डिक्रीज़ होती है, इसका मतलब हमने इसे राइट ऑफ कर दिया, एमोटाइज कर दिया, कम कर दिया। पार्टनरशिप में आपने करा था ना, एडमिशन में बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है, उसे कैंसिल कर दो, तो वही तो चीज़ होती है। उसी तरीके से अगर गुडविल एमोटाइज हो रही है तो आप डिफरेंस लेना। क्या लेना? आप उसका डिफरेंस लेना और आइटम्स टू बी एडेड में ऐड कर देना। ये देखिए, ये फॉर्मेट में मैंने आइटम्स टू बी एडेड में ऐड करा है या नहीं? गुडविल पेटेंट्स एमोटाइज, वो यही पार्ट है। क्लियर हो गई बात? अब कैसे लेंगे डिफरेंस? मान लीजिए करंट ईयर है 31 मार्च 2019 और प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2018। क्लियर है? 1,30,000 से 1,00,000 हो गया। गुडविल हमेशा याद रखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ इंक्रीज़ या कोई भी चीज़ डिक्रीज़ आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर से चलोगे। 1,30,000 से 1,00,000 हो गया, कम हो गया, तो ये कहलाएगा गुडविल एमोटाइज 30,000 रुपये। आप ये 30,000 रुपये गुडविल एमोटाइज के यहाँ लिख देंगे, 30,000 रुपये। क्लियर हो गई बात? अब सुनिए, दूसरा पार्ट जो था गुडविल का, वो क्या था? गुडविल कहाँ नज़र आएगी? नॉन करंट असेट्स में। अच्छा, एक चीज़ है, हर आइटम का बढ़ना घटना नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ गुडविल कम भी हो रही है, इंक्रीज़ भी हो रही है, जर्नल रिजर्व में भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ था। तो बेटा जहाँ इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों का है हम वहाँ लेंगे, जहाँ एक ही चीज़ है हम वो समझेंगे। तो ये आपको गुडविल कहाँ मिलता है? नॉन करंट असेट्स में मिलता है। क्लियर है? इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमने गुडविल ख़रीदी। क्या करा हमने? गुडविल को ख़रीदा। डिफरेंस लेंगे। अच्छा, गुडविल का ख़रीदना कैसे होता है? ये जब हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे ना, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वहाँ पर मैं इसे आपको समझा दूंगा, फ़िलहाल अभी याद कर लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है कि इस टाइम पर ये समझाना है, उस टाइम पर वो। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना है गुडविल नॉन करंट असेट्स में नज़र आएगी, इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, डिफरेंस लेना है। और कहाँ? आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये देखिए, आउटफ्लो का मतलब जाना। मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ गुडविल लिखा, ये रहा परचेज ऑफ गुडविल। और देखिए ये ब्रैकेट में बनाया था या नहीं, ये रहा ब्रैकेट, ये कहलाता आउटफ्लो। और जो ब्रैकेट में नहीं होता वो इनफ्लो। तो आपको कैसे याद रखना है? ये वाला जो पार्ट था, ये तो आइटम्स टू बी एडेड में ये आ गया, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? यहाँ आएगा। दोनों में से एक ही गिवन होगा, 2 गिवन नहीं होंगे आपको क्वेश्चन में, दोनों में से एक होगा। क्लियर हो गई बात? तो अगर गुडविल इंक्रीज़ हो रही है, जैसे 80,000 से 1,00,000 हो गई, 20,000 से बढ़ गई। ठीक है, अगर गुडविल बढ़ रही है तो ये कहलाता है परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गया आपका। ठीक है, तो या तो ये सिचुएशन या ये सिचुएशन आपको गिवन होगी। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे। ठीक है, पहला पॉइंट करा सरप्लस का, दूसरा पॉइंट हमने करा जनरल रिजर्व का, तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस करा है गुडविल का। जब तक, अच्छा ये कितने पॉइंट्स हैं? ये रहे देखिए 12 पेजेज में ये सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे वो हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको लिखवाए थे, आपको ये याद करने पड़ेंगे।
ठीक है, सारे ट्रीटमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। अब आप ये कहें कितना लेंदी, कितना मुश्किल टॉपिक है, तो बेटा मैं सिंपल सा ये कहूँगा, आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कितने सारे फॉर्मूले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इतने जो भी एडजस्टमेंट हैं, ये क्यों पढ़ेंगे आप? क्योंकि आपके सिलेबस में है। और भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी पढ़ना है। इसे अच्छे से क्लियर हो गई, लेकिन समझ कर करोगे तो इससे ज़्यादा बातें याद रह जाती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैंने आपके साथ इस रिकॉर्डिंग में 3 एडजस्टमेंट डिस्कस करी, सरप्लस वाली, जर्नल लीडर वाली, गुडविल वाली। आगे की जो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्स की आ गई, डेप्रिसिएशन आ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस साल जो क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड आया था, डेप्रिसिएशन वाले से रिलेटेड। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स बहुत आता है। मैंने सारे पॉसिबल केसेस यहाँ पर लिख दिए हैं, ये रहे, ठीक है। तो आप भी क्या करिएगा, आप इसका धीरे धीरे याद करिए, सारी चीज़ें फॉर्मेट याद करना शुरू करें, और जितना अभी मैंने इस रिकॉर्डिंग में कराया है इसे आप प्रिपेयर करें, ताकि आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चंस करने के लिए आओ तो आपको वो सारी बातें याद हों जो आपको समझाई जा रही हैं रिकॉर्डिंग में। बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द आइटम्स मेंशन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, if you do not understand, then you can't solve the question. And you know very well this topic having 14 marks out of 100 marks in 12th class. Is it clear? So be prepared with full energy, with full enthusiasm, and be positive for each and every thing. Is it clear? Goodbye.